को बंद करेंगे। जी जी, जी दिनेश जी। अनिल जी, आपके पास आता हूँ। सॉरी, प्रोग्राम के एंड तक पहुंचते पहुंचते आपके पास आज पहुंचा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि आर के लक्ष्मण आज जिंदा होते तो जेल में होते थे, क्योंकि उनके कार्टून तो इतने ज्यादा लोगों को परेशान करते थे कि वो बाहर रहते नहीं थे। सिंपल सिंपल कार्टून में जब लोग अंदर जा सकते हैं, तो लक्ष्मण साहब तो पूरी जिंदगी जेल में गुजारते थे, पक्की बात है। बल्कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में चले जाते थे वो तो। शरद जोशी भी चले जाते थे सर, ये पक्की बात है बिल्कुल। वो भी नहीं बच पाते थे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद पर हंसते हैं और लोगों को हंसाते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं है जो खुद पर हंसकर दूसरों को हंसाया करते हैं। अभी एक इंडिया का एक छोटा सा हैप्पीनेस इंडेक्स आया सर, दिल्ली के एक प्रोफेसर ने बनाया है, एमडीआई के एक प्रोफेसर ने, कि इंडिया में कौन सी स्टेट सबसे हैप्पी है। हालांकि इंडिया खुद सबसे दुखी कंट्री है 126 नंबर पे। वो कहते हैं मिजोरम स्मॉल सबसे खुश है। वहां के पेरेंट्स बच्चों पे बोझ नहीं डालते कि तुम्हें इतना पढ़ना है, जैसा पढ़ना है पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। 16 से 18 साल के बीच में सारे के सारे नौकरी पे चले जाते हैं कहीं ना कहीं। दूसरी बात, फुटबॉल प्रेमी कंट्री है, हर बंदा वहां फुटबॉल खेलता है। मतलब मुश्किल से 10 लाख वोटर हैं उस पूरे मिजोरम में। अभी नवंबर में चुनाव होंगे वहां पर। तीसरी बात, वो उनकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट बहुत है, वो बहुत मजे करते हैं। सौहार्द बहुत है, कभी वहां पे कोई दो कम्युनिटीज आपस में लड़ती नहीं है। सामंजस्य बहुत है, और वो सुबह शाम एंजॉय करते हैं, हंसते रहते हैं। एंटरटेनमेंट, एक दूसरे से मिलेंगे, गले लगेंगे, हंसेंगे। तो कहते हैं मिजोरम जैसा कोई स्टेट ही नहीं इंडिया के अंदर। बाकी स्टेट तो सीख सकते हैं मिजोरम से। तो ये खबर थी, मैंने इसके ऊपर एपिसोड भी बनाया। एक्चुअली मुझे खुशी हुई कि इंडिया में भी एक ऐसा स्टेट है जो सबसे खुश है, एकदम से सबसे खुशहाल है, और वो मिजोरम है। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा मिजोरम के ऊपर भी, शरद जोशी, आर के लक्ष्मण, ये जो भी आप इस विषय के ऊपर ऐड करना चाहें सर कि। एक सवाल करता, सबसे दुखी स्टेट कौन है ये भी बता दीजिए। हाँ सर, वो पूरा इंडेक्स में देख नहीं पाया हूँ, मैं उनसे डिटेल मंगाऊंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ी स्टेट जितनी है दुखी है। उन्हें बताया, इतना इतना बताया नहीं, कि बड़ी स्टेट बहुत दुखी है। मुझे लगा गुजरात का नाम तो कहीं नहीं है उसमें। अब सर वो तफ्तीश करके बताना पड़ेगा आपको मैं, लेकिन मिजोरम पक्का है सर। जी अनिल जय जी, पूरे विषय के ऊपर जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है दर्शकों के सामने पेश कीजिए सर। नहीं, दिनेश जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। एक कल्चर हो जाता है कि एक जीने का अंदाज हो जाता है। जैसे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हैं, वहां पे जो आप मिजोरम की संस्कृति बताते रहे हैं, वही लगभग संस्कृति वहां भी है। लोग बाग ये नहीं कि इतनी प्रॉपर्टी बना लूं, 10 फ्लैट हो गए तो कैसे 25 फ्लैट कर दूं। वो भी फुटबॉल खेलते हैं, और उनका जो म्यूजिक है और उनका जो डांस है, वो लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। और बड़े बड़े दार्शनिक इस बात को कहते हैं कि कोई देश जो है या कोई व्यक्ति कितना जिंदा है, वो इससे मापा जा सकता है कि वो कितना हंसता है। अगर वो दिन में हंसता ही नहीं है तो समझो वो मुर्दा ही है। और ये अगर आप बायोलॉजिकली भी देखेंगे तो ये जो हंसने की जो ब्लेसिंग्स हैं, वो भगवान ने सिर्फ होमोसेपियंस यानी इंसानों को दी है, और किसी पशु में ये पाई भी नहीं जाती। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी विलक्षण, जिसको कहते हैं कि वो ब्लेसिंग है। अब हंसने पे कहाँ पाबंदियां लगती हैं? आप देखिए, जहां जहां तालिबानाइजेशन है, अफगानिस्तान है, इराक है, इराक ने ईरान है, सीरिया है, जहाँ ISIS है, इस तरह की जो जगह होती है वहां पे इस तरह की पाबंदियां लगती हैं कि महिलाएं जो है वो बुर्का ओढ़ के चलेंगी, वो महिलाएं पढ़ेंगी नहीं, कोई हंस नहीं सकता, कोई म्यूजिक नहीं सुन सकता, कोई डांस नहीं कर सकता। इन बातों पे गोली मार दी जाती है। और वहां पे भी आपने देखा ईरान में पिछले दिनों कितना विरोध हुआ इन सब चीजों को लेकर के। तो एक सर्बिया नाम का देश हुआ है, वहां पे मिलेनोसेविच नाम के डिक्टेटर थे, और वहां के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक संगठन बनाया ओटपोर नाम से। और उन्होंने कहा भी पुलिस तो उनके पास बड़ी जबरदस्त है, फौज भी है मिलेनोसेविच के पास, तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा भी हम बिल्कुल गांधी के उस पर चल के मुकाबला करेंगे। तो क्या होता है, ये जितने तानाशाह होते हैं ये अपने ऊपर जो है वो व्यंग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो एक लड़का जो उस स्टूडेंट्स आंदोलन का बहुत एक लीडर था, पोपोविच नाम था उसका, वो एक इंसिडेंट का बखान करता है
कि कहता है हमने क्या किया, एक गाड़ी में हम एक ड्रम ले आए, उस पे मिलोसेविच की हमने फोटो बना दी और उसके नीचे लिख दिया कि एक सिक्का ड्रम में डालो, और साथ में एक बेसबॉल का हमने वो रख दिया बैट कि एक सिक्का इस ड्रम में डालो और इस ड्रम पे एक आप मार सकते हैं बैट को जो बेसबॉल का है। तो कहता है शुरू में एक आध आया और फिर बाद में लाइनें लगी, भीड़ लग गई और पुलिस वहां पे आ गई और पुलिस अब किसे गिरफ्तार करे, तो पुलिस उस ड्रम को गिरफ्तार करके ले गई और वो जो फोटो खींची उससे पूरे देश में जो था मिलोसेविच का विरोध बढ़ गया। तो ये जो तानाशाह होते हैं अपने ऊपर ह्यूमर जो है उसको बर्दाश्त नहीं करते या व्यंग बर्दाश्त नहीं करते, ये एक तरह से वही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये अपना विरोध को बढ़ाते हैं, इससे विरोध कम नहीं होता। आपने श्याम रंगीला जी का जिक्र किया, ठीक है। जो सुनील पाल जी अभी बात कह के गए हैं वो कुछ अजीब सी बात कह के गए हैं, टू बी वेरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, वो अच्छे हास्य कलाकार हैं, लेकिन वो अलग ही किस्म की कोई फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करके गए, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आपने जो भूमिका में जो बनाया था कि श्याम रंगीला, उसमें कोई ऑब्सेनिटी वाली बात ही नहीं है। श्याम रंगीला हुआ, संपत सरल हुए, अरुण जैमिनी हुए, ये कोई ऑब्सेनिटी थोड़ी करते हैं जिनके ऊपर जो ट्रोल किए जाते हैं। अब हम अपनी शुरुआत की बात करते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय शंकर नाम के वेल नोन कार्टूनिस्ट होते थे और नेहरू जी के ऊपर उन्होंने 4000 कार्टून बनाए। और नेहरू जी की आदत थी कि अपने जब जेल में वो अपनी पुत्री के नाम पत्र लिखते थे तो उन कार्टून्स की कटिंग भी भेजा करते थे इंदिरा गांधी को, वो पसंद करते थे इस चीज को। और 1954 में उन्होंने पता नहीं क्या कार्टून बनाया नेहरू और अंबेडकर दोनों के ऊपर, और उसका बहुत जबरदस्त विरोध संसद में हो गया। संसद ने यूनानिमसली कहा कि ये तो बहुत गलत कार्टून बना है, लेकिन नेहरू जी ने उसका कोई भी विरोध नहीं किया। मतलब पक्ष विपक्ष जब संसद में रोष प्रकट कर रही है तो नेहरू जी ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उन्हीं शंकर जी को पद्म विभूषण, जो भारत रत्न के बाद सबसे ज्यादा जो जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ी उपाधि है, वो उन्होंने पद्म विभूषण शंकर जी को दिया। और आगे चल करके शंकर वीकली जो था वो बूढ़े भी हो गए और कुछ एडवर्टाइजमेंट कम आते थे, तो उन्होंने जब वो बंद किया अपना, तो इंदिरा गांधी ने उन्हें पत्र लिखा कि आप क्यों बंद कर रहे हैं, इसको चलने दीजिए। तो ये इस तरह के जो शुरुआती हमारे जैसे नेहरू जी, बाबा साहब अम्बेडकर, पटेल और इस तरह के जो नेता रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का असर रहा है, लोहिया जी रहे हैं, तो ये उनका असर है कि हमारी डेमोक्रेसी इतनी सशक्त हो पाई, उसकी बुनियाद जो है वो इतनी ताकतवर बन पाई। और ये लोकतंत्र के आपको स्वास्थ्य की बात है, जितनी आपके यहाँ देश में जिसको कहते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर होगा और नेता लोग अपना बर्दाश्त करेंगे इसको, जो उनके ऊपर व्यंग होगा, ये समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी भी हमारे देश की, उस देश की उतनी ही ताकतवर है। और आखिर में तो मैं यही कहूंगा दिनेश जी कि व्यंग को जो भी नेता हैं उनको आगे चलने देना चाहिए। इससे एक तो देश में जो एंटरटेनमेंट जिसको कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे देश का वैसे ही बहुत कम है, उसमें इजाफा होगा। और जो लोगों का जिसको कहते हैं ना एक भड़ास, वो भड़ास भी अगर साथ के साथ निकलती रहे तो वो अच्छा रहता है। अगर वो कहीं इकट्ठी हो जाए तो फिर वो ज्वालामुखी जो है वो उस तरह का ज्वालामुखी फूटता है। तो मुझे याद आ रहा है एक चार्ल्स शुल्ट्ज नाम के जो है कॉमिक क्रिएटर हुए हैं अमेरिका के, उनसे किसी ने पूछा कि आप अगली जनरेशन को कोई अगर तोहफा देना चाहेंगे तो सबसे बड़ा तोहफा आप किससे मानेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन को दिया जाए? तो उन्होंने ये कहा था कि सेंस ऑफ ह्यूमर और खुद पर हंसने की क्षमता अगली पीढ़ी में हो गई तो वो सबसे बड़ा तोहफा अगली पीढ़ी के लिए माना जाएगा। दिनेश